कई बार ऐसा लगता है कि कितना भी कमा लो, पर्याप्त नहीं है। मतलब आज सैलरी का चेक आया, फिर अगले महीने सैलरी का चेक आएगा, तब कुछ चीज़ें करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसे पोस्टपोन कर देते हैं कि चलो अगले महीने कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि महीने के आखिरी में 5 दिन, 1 हफ्ते बचे हुए हैं और पैसे नहीं रह गए हैं। ये केवल किसी एक के साथ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। और ज़्यादातर केसेस में हो सकता है कि ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही हो कि कुछ आप गलत कर रहे हो। हालाँकि हमें लग रहा है कि नहीं, हमारे पास ये इनकम कम है, हमारे पास पैसे कम है। ऑफ कोर्स इनकम तो बढ़ाना ही है, उस पे तो काम करना ही है। लेकिन कुछ मनी मैनेजमेंट के ट्रिक्स होते हैं, जो कुछ मिस्टेक्स होते हैं, कुछ गलतियाँ होती हैं, जो हम करते हैं। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये कुछ समय पहले तक मेरी भी थी। उसमें कई सारी चीज़ें समझने के बाद, कई सारी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करने के बाद, बहुत सारी चीज़ें उसमें से इम्प्रूव हुई, बहुत सारी चीज़ें उसमें से बेहतर हुई, बढ़ी, अच्छी हुई। तो मुझे लगा कि आज इस पे बात करनी चाहिए और ये चीज़ें आपके साथ शेयर करनी चाहिए कि कौन-कौन सी ऐसी टिप्स। तो बहुत सारे हो गए, टिप्स तो बहुत सारे मैंने भी दिए, इधर-उधर हर जगह आपको मिल रहे हैं। लेकिन कौन-कौन सी ऐसी गलतियाँ हो रही थी, जो गलतियाँ मैं कर रहा था और उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। अगर हम उन गलतियों को आइडेंटिफ़ाई कर लें और एक उसका एक एसओपी बना लें, रूल बना लें कि अच्छा ये गलती है तो इसको कैसे करेक्ट करना है, ये सीख लें और गलती में क्या-क्या नहीं करना है, कैसे उसे मैनेज करना है, ये सीख लें, तो शायद काफ़ी काम बन जाएगा। इसी के बारे में आज का वीडियो है। सबसे पहली गलती जो मुझे समझ में आती है वो है पेचेक से लेकर पेचेक, मतलब सैलरी से लेकर सैलरी तक जीवित रहना। अब ऐसा नहीं, मतलब इसका मतलब ये है, अब आपको लग रहा होगा कि यार प्रॉब्लम ही यही है, तो ये गलती कैसे है? मतलब प्रॉब्लम ही तो यही है कि एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक मैं जा रहा हूँ और उसके बारे में सोच रहा हूँ, पैसे खत्म हो जा रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है। ये गलती क्या है? ये गलती ऐसे है कि आप कितना भी कमा रहे हो, 10,000 रुपये कमा रहे हो, 5,000 रुपये कमा रहे हो, 20,000 रुपये कमा रहे हो, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए हर महीने आप कमा रहे हो, जितना कमा रहे हो पूरा खर्च कर देना गलती है। अब अगर मान लो अगर आप जॉब में हैं, तो आज आपकी सैलरी कुछ होगी, सिर्फ एग्जांपल 1 लाख रुपए। इसके पहले आपकी सैलरी 80,000 रुपए थी। अब आप बोलोगे कि महंगाई भी बढ़ गई है। हाँ, महंगाई बढ़ गई है, बहुत सारी चीजें बढ़ गई हैं, लेकिन जब 80,000 रुपए थी तभी भी तो आप सैलरी टू सैलरी चल रहे थे, हैंड टू माउथ चल रहे थे। अब 1 लाख रुपए हो गई तभी भी आप हैंड टू माउथ चल रहे हो। अब 1.5 लाख रुपए हो गई तभी भी आप हैंड टू माउथ चल रहे हो। जितना कमा दिया पूरा का पूरा खर्च करना किसी भी तरीके से, ये गलती है। हमारा जो इनकम है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना, 50, 30, 20, और उसका 20% सेव करना, बचाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये हम 50, 30, 20 की बात करते हैं तो ये 20% बचाना केवल इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगा, अच्छा इन्वेस्टमेंट देगा। इसलिए कि इमरजेंसी और चीज़ें बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड आ जाती हैं, आपको समझ में नहीं आता, उससे कई गुना अलग तरीके से आ जाती हैं। अब उसे कैसे मैनेज करोगे? उसे मैनेज करने के लिए आपके पास कुछ तो चाहिए हाथ में। जितनी भी सैलरी आपकी है, जितना भी आपका इनकम है, वो हम बाद में बात करेंगे कि कैसे हमें अपनी सैलरी को इंक्रीज करना है, कैसे हमें अपने पैसे को बढ़ाना है, क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन जो भी आपका इनकम है उसमें से 20% बचा कर रखना, पूरे इनकम को 3 पार्ट में डिवाइड करना, एक एक्सेल शीट पर अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना, उसे ट्रैक करना, और जितना पॉसिबल हो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली गलती ये हमें नहीं करनी है। आप अगर अब ऐसे आप मान लो, अगर आपकी जॉब चली गई, क्या कर लोगे आप? 2 महीने जॉब आपकी नहीं रही, कैसे भी सर्वाइव तो करोगे ना, मैनेज तो करोगे ना। तो ये मान के चलो कि आपकी सैलरी ही 20% कम आ रही है, वो आपको अपनी हैबिट में इनकलकेट करना पड़ेगा।
दूसरी गलती हम ज़्यादातर करते हैं, हम सेविंग पे रिलाई करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते। हम बचत कर लेते हैं कई बार, हमने सोच लिया कि अपने अकाउंट में कुछ पैसे हम रख लेंगे, हम महीने में इतने पैसे बचा रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करना दूसरी बड़ी गलती होती है। और ये जितनी भी फैसिनेटिंग चीज़ें हैं, कंपाउंडिंग का इफेक्ट, एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये सब कुछ धरा का धरा रह जाता है जब आप अपने पैसे को अपने सेविंग अकाउंट में पड़ा रहने देते हैं। और हो सकता है कुछ भी रीज़न हो सकता है ना, मतलब ये भी तो रीज़न हो सकता है कि आपको नहीं पता कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। ये हो सकता है कि आपको नहीं पता शेयर मार्केट में कहाँ पैसे लगाएं। पीपीएफ में डालो ना, आरडी में डालो, म्यूचुअल फंड में डालो, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में डालो, वो तो नहीं हिलता ज़्यादा, उस इंडेक्स फंड में डाल दो। कहीं ना कहीं पैसे इन्वेस्टमेंट जरूर करना है। अगर आप पैसे आज इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो परसों रिग्रेट नहीं करेंगे, कल ही रिग्रेट करेंगे। और वो रिग्रेट कभी बच्चों की जब बड़ी ज़रूरत होगी उस समय आपके पैसे नहीं होने की तरीके से आएगा, कभी कोई बड़ा मेडिकल एक्सपेंस आ गया उस समय ये रिग्रेट आपको आएगा, कभी इस चीज़ का रिग्रेट आएगा कि यार अगर मैंने उस टाइम पे स्टार्ट किया होता तो खर्चे कम थे, अब तो बहुत सारी लायबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, उस तरीके से ये रिग्रेट आएगा। रिग्रेट आएगा ज़रूर। सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े रहना या इन्वेस्टमेंट नहीं करना और आपको लगता है रिग्रेट नहीं आएगा, तो ये बहुत बड़ा मिथ है, आप बहुत गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं। मिस्टेक नंबर 3, जितने भी हमारे पास क्रेडिट लिमिट्स होते हैं, स्पेसिफिकली क्रेडिट कार्ड और ओडी अगर आपके पास है, ओडी काफ़ी कम लोग यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड ज़्यादातर लोग यूज करते हैं, उसको ओवर यूटिलाइज करना। जैसे मान लो आपको लगता है कि इस महीने आपकी सैलरी पूरी खत्म हो गई, अब कुछ एक्सपेंसेस आ गए, कुछ चीज़ें आ गई, चलो क्रेडिट कार्ड से ले लेता हूँ, अगले महीने में जमा कर दूंगा, अगले महीने पे कर दूंगा। भाई अगले महीने कहाँ से आएगा? इस महीने क्या कुछ मतलब प्रॉपर्टी खरीद ली क्या कि ज़्यादा एक्सपेंसेस हो गए? इस महीने कुछ ऐसा काम कर लिया क्या कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो गए? एक्सपेंसेस तो तुम्हारी रेगुलर चीज़ों में ही हुए हैं ना, जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं उसी में तो एक्सपेंस हुए हैं। अब अगर उसी में एक्सपेंस हुए हैं तो अगले महीने तो इनकम फिक्स है ना, सैलरी आपकी आ रही है, उतना ही इनकम आएगा, तो अगले महीने कहाँ से कर लोगे? अगले महीने कहाँ से क्रेडिट कार्ड का पे कर लोगे? ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट लिमिट बहुत बड़ी गलती होती है हमारी। हम सोचते हैं कि अगले महीने कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, देखा जाएगा, अरे हो जाएगा, अरे भगवान का नाम लेकर स्टार्ट कर दो हो जाएगा। नहीं होता जी। भगवान जी भी खुद बोलते हैं कि अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। तो अपना दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा। जो भी तुम्हारी क्रेडिट लिमिट है 30% से ज़्यादा कभी यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। और अगर आप इस महीने नहीं पे कर पा रहे हो तो अगले महीने भी नहीं पे कर पाओगे। क्रेडिट कार्ड कहाँ पर बेनिफिशियल होता है? जैसे मान लो मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, अब मुझे गाड़ी का पेट्रोल, अब वो उतने अकाउंट मेरे पास उतने पैसे हैं सेविंग अकाउंट में, जो मैं महीने के आखिरी में जब क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा तो मैं उसको पे कर दूंगा। तो अब मुझे पेट्रोल भरवाना है, मतलब मेरी गाड़ी डीजल की है तो डीजल भरवाना है, नॉर्मल एक्सपेंसेस करने हैं, कहीं पर जाना है, कुछ शॉपिंग करनी है, मुझे पता है कि मैं यूपीआई से भी कर सकता था, अब उसकी जगह पे मैं क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ, तो मुझे कैशबैक भी मिल रहा है, रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। और फिर महीने के आखिरी में जब कार्ड का बिल आता है तो मैं वो पे कर देता हूँ। तो मैं यूपीआई की जगह पर वो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ, तब वो गलती नहीं है। लेकिन यूपीआई करने का, सेविंग अकाउंट यूज करने का, डेबिट कार्ड यूज करने का आपके पास मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो। ये गलती है, ये मिस्टेक है, और ये आपको ऐसी जगह पर ऐसे समय पे फंसाएगी, ऐसा पेन देगी कि आप रो भी नहीं पाओगे। पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको ये बता रहा हूँ। अगली गलती है जो हम करते हैं, इमरजेंसी फंड का ना रखना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने कम से कम 10 ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी जॉब अभी रिसेंट पास्ट में चली गई,
उनकी जॉब दोबारा नहीं लग रही है या उतने पैकेज पर नहीं लग रही है, इश्यूज हो रहे हैं। अब उन्होंने कभी भी इमरजेंसी फंड नहीं रखा था। उन्हें लगता था यार नौकरी तो कर रहे हैं, चीजें तो चली रही हैं। आज डेली एक्सपेंसेस के लिए, अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए पर्सनल लोन लेना पड़ा। आप ये सोचो कि डेली आपको खाने के लिए, रेंट भरने के लिए, इन चीजों के लिए आपको पर्सनल लोन पीएल लेना पड़ रहा है। कितना कितना पेन, कितनी बड़ी गलती है। इमरजेंसी फंड हम सबको जरूर रखना चाहिए। और जब मैं इमरजेंसी फंड बोलता हूं तो ये केवल इमरजेंसी फंड नहीं, उसके साथ दो चीजें बाय डिफॉल्ट आ जाती हैं। आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना, आपका मतलब जो आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं सबका हेल्थ इंश्योरेंस होना, और दूसरा आपका टर्म इंश्योरेंस होना, मतलब जो भी अर्निंग मेंबर्स हैं उनका टर्म इंश्योरेंस होना। ताकि टर्म इंश्योरेंस, किसी ने बोला कि टर्म इंश्योरेंस लेने से क्या किसी की मौत है तो टल जाएगी? बिल्कुल नहीं टलेगी। टर्म इंश्योरेंस लेने से मौत तो नहीं टलती है, लेकिन मौत के बाद बाकी लोगों की जिंदगी नहीं रुकती है। वो जिंदगी तो चलती रहेगी, अपनी स्पीड से चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए प्यार नहीं करते, आपके लिए रोएंगे नहीं, लेकिन उन पे बहुत अननेसेसरी बर्डन आ जाएगा। इसलिए टर्म इंश्योरेंस जरूरी है। तो इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ना लेना, ये चौथा सबसे बड़ा मिस्टेक है जो मुझे लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए। पांचवा जो मिस्टेक है, पांचवी जो गलती है जो हम में से ज़्यादातर लोग करते हैं, रिटायरमेंट के बारे में बाद में सोचेंगे। हाँ, मतलब अभी तो आप 30 साल के हो, 35 साल के हो, आपको लग रहा है कि कोई ज़रूरत की बात नहीं है, ज़िंदगी बहुत लंबी है, हो लेंगे रिटायर। लाइफ का कोई भरोसा नहीं। रिटायरमेंट के बारे में जितनी जल्दी आप प्लानिंग करोगे उतना ज़्यादा सुखी रहोगे। आप 20 साल के हो तभी से स्टार्ट कर दो। ज़्यादा आपकी सैलरी भी नहीं है, आपकी सैलरी ही 25,000 रुपये है, 30,000 रुपये है, 2,000 रुपये निकालना स्टार्ट कर दो उसमें से। रिटायरमेंट के पर्पज़ से नहीं छूना है। पीपीएफ में डालना स्टार्ट कर दो ताकि उसमें से विड्रॉ का ऑप्शन ही खत्म हो जाए। 15 साल तक तो पीपीएफ से निकाल ही नहीं सकते। ईपीएफ में ज़्यादा पैसे कटवाने लगो। अगर आप जॉब करते हो और आपका पीएफ करता है तो पीएफ में ज़्यादा पैसे कटवाने लगो। ऐसी जगह पर जहाँ से आपको विड्रॉ का, निकालने का ऑप्शन ही आपके पास खत्म हो जाए। बाद में जब हम सोचते हैं कि 35 साल की एज में, 40 साल की आपकी एज हो गई, तब आप जब शुरू करोगे ना सोचना कि अब मुझे रिटायरमेंट के बारे में सोचना है, प्लानिंग करनी है, फिर होगा क्या? आपके मंथली खर्चे तो 1 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए हैं, और आप जब रिटायर होगे, मतलब आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रॉब्ली 3 लाख रुपए हर महीने की, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। और अब 3 लाख रुपए हर महीने आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कम से कम आपका रिटायरमेंट फंड होना चाहिए 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़। अब वो 5 करोड़ बचाने के चक्कर में आपको हर महीने लाख रुपए सेविंग करनी पड़ेगी, और लाख रुपए आप सेविंग कर नहीं पाओगे। फिर होगा ये कि आप हो जाएंगे फ्रस्ट्रेटेड, और फिर उस समय आप चाह के भी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। तो रिटायरमेंट प्लानिंग जितनी जल्दी, जितनी जल्दी एज में आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट करिए। एक प्लान बनाइए कि आप लगभग कितनी एज तक काम करेंगे, और आपका मोटा मोटा 10% इनकम हर साल बढ़ता है। ऑन एन एवरेज कभी 20 भी बढ़ जाएगा, कभी 5 भी बढ़ेगा, बट ऑन एन एवरेज 10% इनकम बढ़ता है। इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट उसी रेट से बढ़ता है, 6 से 7%। तो एक पूरा कैलकुलेशन बनाइए कि आपको अगर 55 साल की एज में रिटायर होना है तो कितना फंड आपको चाहिए होगा, अभी मैं कितने रुपए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूं, और हर साल 10% अगर बढ़ाता जाऊं तो मैं अपने गोल को अचीव कर लूँगा। तमाम कैलकुलेशन है ग्रो वगैरह पर, इजीली कैलकुलेट हो जाता है। और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि मैं 30 साल में रिटायर होना है, 35 साल में नहीं होता भाई। मतलब जब अगर आपके पास इतनी इनकम है कि आप 30 साल में रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं, 35 साल में रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं, तो आपको रिटायरमेंट प्लान की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आपको रिटायरमेंट प्लान की अगर आप अभी ज़रूरत है, वो इसलिए है क्योंकि आपकी इनकम इतनी नहीं है कि
आप 30 साल में रिटायर हो जाओ, 35 साल में रिटायर हो जाओ। तो प्रैक्टिकल सोचो, 55 साल की एज में रिटायरमेंट ठीक है। बहुत अच्छा जल्दी सोच रहे हो तो 50 साल सोच लो, उससे जल्दी नहीं। उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करो और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। पीपीएफ में, ईपीएफ में, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मतलब कई, वो अलग अलग फंड है, बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। लेकिन स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है जितनी जल्दी हो सके। हमने कौन कौन सी 5 गलतियां सीखी? पहले तो सैलरी टू सैलरी अब हम जी रहे हैं, वो नहीं करना है। कुछ पैसे तो जरूर बचाने हैं। सेविंग पर रिलाई कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं, ये गलती नहीं करनी है। फिर हमें अपना क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होकर करना है, उतना ही खर्च करना है जितना आप सेविंग अकाउंट से पे कर पाएँ। चौथा, इमरजेंसी फंड, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना है। पांचवा, अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग अभी से स्टार्ट करनी है, बाद के लिए नहीं रखना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये आपकी ज़िंदगी में थोड़ा वैल्यू तो ऐड करेगा, और अगर ये आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। और सबसे ज़रूरी बात, अपनी हेल्थ का, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। खूब तंदुरुस्त रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद।